Dear students, today we are going to start the series on Contract Act. As you are very much aware that now the contract has been divided into the two papers in various universities. First one is that the general principle of contract, and second one is the specific contract. As you are very much aware that Indian Contract Act was first time operational on 1st September 1872, and mainly it is divided into the general principle of contract, and general principle of contract consists of section 1 to 75, and specific contract consists of section 123 to 238, and it includes the Partnership Act and Sale of Goods Act also. So from section 76 to section 121, these provisions has been repealed by the Parliament. So broadly speaking, what is the contract? So as per section 10 of Indian Contract Act, an agreement which is enforceable by law is termed as contract. अर्थात ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार वही संविदा कहलाता है। अर्थात करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वही संविदा कहलाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज रिगार्डिंग द competency of the contract, meaning thereby that minor's contract is void ab initio, or the person who is at the age of 18 years or the person who is at the age of 21 years in the case when the ward has been appointed by the competent jurisdiction of the court, he can make the contract. अर्थात वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका है और वह व्यक्ति जो कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, अगर उसके संरक्षक जो है वो न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है तो वह संविदा करने के लिए सक्षम होगा। अतः हमें यह ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति के साथ संविदा की जा रही है वह नाबालिग न हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस, लीडिंग केस है, आपने उसको पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो अब आप उसको ध्यान से सुनिए। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष 1903 प्रिवी काउंसिल का जो केस था, जिसमें एक माइनर ने जो है 2000 रुपये का ऋण लिया 12% की ब्याज दर से एक साहूकार से, और उस नाबालिग ने जो है, बहुत ही चालाक था वो नाबालिग। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप उसको स्टोरी की सहायता से भी समझ सकते हैं। और उस चालाक नाबालिग ने जब 20,000 रुपये का लोन जो है लिया और ये पेपर पर लिख कर दिया कि मैं जब संविदा कर रहा हूँ तो मैं बालिग हूँ, और उस साहूकार ने उसको 10,000 रुपये का लोन दे दिया। लेकिन बाद में जो है वही नाबालिग अपनी माँ के माध्यम से न्यायालय के अंदर ये दावा करता है, अपनी माँ को उसने नेक्स्ट फ्रेंड बनाया और उसने न्यायालय में दावा ठोक दिया कि जो उसने उस साहूकार के पास जो ज़मीन गिरवी रखी है उसे वो लौटाई जाए। देखिए, प्रिवी काउंसिल ने सबसे पहले इस केस में, हालांकि जो है वो भारतीय संविदा अधिनियम में तो ये बात थी, इसी प्रकार से इंडियन मेजोरिटी एक्ट में भी ये कहा गया था, लेकिन ये एक लीडिंग केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने 1903 में सबसे पहले कहा कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio। यदि कोई नाबालिग के साथ संविदा करता है तो वह संविदा प्रारंभ से ही शून्य है, और उसमें उन्होंने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। फर्स्ट, जो व्यक्ति नाबालिग के साथ संविदा करता है वह यह देखे कि वह जिसके साथ संविदा कर रहा है वह बालिग है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एस्टोपल का सिद्धांत के लिए जो है आर्ग्यूमेंट न्यायालय में, प्रिवी काउंसिल में देखिए दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट चलते हैं। एज यू आर वेरी मच अवेयर कि पिटिशन और डिफेंडेंट दोनों तरफ से कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट होता है, और जब आर्ग्यूमेंट चला तो वहाँ पर जो उसका जो पिटिशनर का जो वकील था उसने ये कहा, साहब ये जो है जो नाबालिग है इसके विरुद्ध एस्टोपल का सिद्धांत लागू होना चाहिए, क्योंकि इसने जो है कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट फाइल किया, भले ही ये एफिडेविट झूठा ही क्यों ना हो, बट कोर्ट सेड दैट नो, ये एस्टोपल का सिद्धांत
या विबंधन का सिद्धांत भी जो है वो इसके विरुद्ध अर्थात इस नाबालिग के विरुद्ध लागू नहीं होता है। अतः यदि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संविदा करते हैं, तो इस बात का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि आप जिसके साथ संविदा कर रहे हैं कहीं वो नाबालिग तो नहीं है। तो कोर्ट ने यह कहा कि यहाँ पर उस व्यक्ति की ड्यूटी है कि जो संविदा करता है वो ये देखे कि वो सामने वाला पक्षकार बालिग है या नाबालिग। तो इस दशा में जो है वो न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। नाबालिग के साथ की गई संविदा प्रारंभ से ही शून्य है, इसलिए इसको लागू करवाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब यही है कि लागू कराने की जो है वो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तो शून्य है। मैं आगे आपसे और इसी में डिस्कस करूंगा कि वॉइडेबल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट जिसका एलिमेंट है, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है, दैट इज़ रिगार्डिंग द फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सहमति। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स विशेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 15 से 20 तक जो है वो 22 तक जो है इसके बारे में बताया गया है कि फैक्टर्स विशेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट या जो फ्री कंसेंट जो है किसे कहते हैं। देखिए, पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या शून्यकरणीय संविदा की क्या डेफिनेशन है। तो शून्यकरणीय संविदा की क्या डेफिनेशन है, दैट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सेबल एट द इंस्टेंस ऑफ एग्रीव्ड पर्सन ओनली। इन्हें केवल व्यथित पक्षकार के विकल्प पर ही लागू किया जा सकता है। जो एग्रीव्ड पर्सन है वही इसे लागू करवा सकता है। अर्थात अगर वो एग्रीव्ड पर्सन है, अगर वो चुप रहता है तो क्या होगा, वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर वही जो व्यक्ति है, जो व्यथित पक्षकार है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, और अगर वो न्यायालय में जाता है तो वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में जो है कन्वर्टेड हो जाता है। तो देखिए, अब ये तीनों में जो है वो अंतर आपके सामने है, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। वैध, शून्यकरणीय और शून्य संविदाएं। तो वैध संविदा, तो जैसा कि मैंने आपको सेक्शन 10 के अंदर बताया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल लॉ इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 15 से 22 तक के बारे में जो है वो बताया गया है कि भाई जब फ्री कंसेंट होगी तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगी, अदरवाइज वो वॉइडेबल हो जाएगी। और वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होगी जो कि एनफोर्सेबल एट द इंस्टेंस ऑफ एग्रीव्ड पर्सन है। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये तीन चीज़ें हैं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बीच में है। अगर कोई व्यक्ति जो है चुप रहता है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसी प्रकार से वही व्यक्ति जो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से जो व्यथित पक्षकार है, वो अगर न्यायालय में जाएगा और उसको नलिटी डिक्लेयर करवाएगा तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीन बातें हो गई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 में दे रखा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 15 से 22 के बीच में दे रखा है, एंड थर्ड वन इज़ दी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले आपको बताया, जैसे कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 11 के अंदर दे रखा है। इसी प्रकार से सेक्शन 25 से 30 के अंदर भी जो है वो कंडीशंस बताई गई है जिसमें कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वैलिड इन द आई ऑफ लॉ एंड एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Whatever contract is enforceable at the instance of aggrieved person only, and third one is the void contract. Void contract are those contract which are void ab initio, जो प्रारंभ से ही शून्य है। तो इस प्रकार से जो है वो जो voidable contract है, उस voidable contract के अंदर जो है वो बताया गया है कि वो कौन कौन से हैं, जैसे कि coercion है, undue influence है, fraud है, mistake है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। इनको हम आगे के चैप्टर्स में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी केवल आपके लिए ये जानना ही पर्याप्त है कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो दीज आर दी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स या ये शून्यकरणीय संविदाएं हैं। तो थर्ड वन इज़ दैट इट शुड नॉट बी वॉइड, ये वॉइड नहीं होना चाहिए या ये शून्य नहीं होना चाहिए। एज़ पर सेक्शन 2J इसे शून्य नहीं होना चाहिए, जैसा कि अभी हमने सेक्शन 11 में भी देखा और सेक्शन 25 से 30 के बीच में भी हमने देखा कि यह शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात जो वॉइड एब इनिशियो है
अर्थात वो void ab initio नहीं होना चाहिए। तो ये उसकी थर्ड कंडीशन है उसके जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी। फोर्थ कंडीशन इज़ दैट द कंसिडरेशन या प्रतिफल जो है इसकी एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि देखिए सेक्शन 25 में कहा है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। यदि कोई करार है और यदि उसमें कोई प्रतिफल नहीं है तो वह प्रारंभ से ही शून्य होता है, जैसा कि सेक्शन 25 से 30 के बीच में बताया गया और सेक्शन 11 में भी हमने देखा। तो इस प्रकार से जो है कंसिडरेशन जो है वो के अंदर जो है वो प्रतिफल जो है होना आवश्यक है। फिफ्थ कंडीशन इज रिगार्डिंग द सर्टेनिटी, यह निश्चित होना भी आवश्यक है, अर्थात इसमें निश्चितता होनी ज़रूरी है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में अगर आपने कहा कि भाई ए वांट टू सेल दी 100 टन ऑफ ऑयल, तो 100 टन ऑफ ऑयल कौन सा है, वेदर इट इज़ वेजिटेबल ऑयल, वेदर इट इज़ ए क्रूड ऑयल, इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो मीनिंग ऑफ विच मस्ट बी सर्टेन, उसका जो है वो जो अर्थ है वह सर्टेन होना ज़रूरी है। और इसकी जो सिक्स्थ कंडीशन है वो है कंसेंसस एड आइटम। देखिए कंसेंसस एड आइटम या एक मत होना किसे कहते हैं, तो एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसेंसस एड आइटम ये कहा जाता है कि जब प्रपोजर ने किसी बात को कहा है और एक्सेप्टर उसको उसी सेंस में समझता है जैसा कि प्रपोजर ने कहा है, तो इसे हम कंसेंसस एड आइटम या एक मत होना कहते हैं। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ रिगार्डिंग दी कंसेंसस एड आइटम, अर्थात एक मत होना। वो दोनों ही एक मत होते हैं जो कि जैसा कि प्रस्तावक ने कहा है, स्वीकृत दाता ने एक्सेप्टर ने उसको उसी सेंस में समझा है। 2 पार्टीज होनी आवश्यक है, 2 पक्षकार होने जरूरी है, एक प्रस्तावकर्ता और दूसरा स्वीकृति दाता। तो इस प्रकार से जो है ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में हो, कि भाई वास्तविक रूप में जो है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं मोटे मोटे तौर पर वापस बता देता हूँ। सेक्शन 10 में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वह संविदा कहलाता है। इसके आवश्यक तत्व क्या है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, पक्षकारों की सक्षमता, जिसमें कि सेक्शन 11 के अंदर जो है वो उसका मेजर होना जरूरी है, अर्थात माइनर जो है या नाबालिग जो है वो संविदा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो है वो इंसान पर्सन या पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो भी संविदा नहीं कर सकता। सेकंड है फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। उनके मध्य जो है स्वतंत्र सहमति कब मानी जाएगी, जबकि वो फैक्टर्स विशेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट अर्थात कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, ये सारे एलिमेंट्स अगर नहीं होंगे तो वो कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। थर्ड जो है इट शुड नॉट बी वाइड, ये वाइड नहीं होना चाहिए। फोर्थ विद ड्यू कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए उसके अंदर, सर्टेनिटी होनी चाहिए। और लास्ट मैंने जैसा कि आपको बताया एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन कंसेंसस एड आइटम, अर्थात एक मत का होना आवश्यक है। अगर वो एक मत है अर्थात जो प्रस्तावक को स्वीकृत दाता, प्रस्तावक ने जो बात कही है स्वीकृत दाता उसको उसी सेंस में समझता है जैसा कि प्रस्तावक ने कहा है, तो वे एक मत हुए माने जाएंगे। थैंक यू।